एक शहर में राजा नाम का लड़का रहता था। राजा बड़ा ही आलसी लड़का था और तो वो पढ़ाई में भी बहुत कमजोर था, जिसके कारण वो हमेशा परीक्षा में फेल हो जाया करता था। अपने पापा से झूठ बोलकर वो पैसे लिया करता था। सारे पैसों को अपने दोस्तों के साथ उड़ा देता था। फिर एक दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद राजा अपने घर जाने लगा और मन ही मन सोच रहा था, आज तो स्कूल में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। एक काम करता हूँ, शाम को मैं सिनेमा देखने चला जाता हूँ। ये सोचते सोचते राजा घर पहुँच जाता है। घर पहुँचने के बाद राजा शाम के समय घूमने निकला। जाकर सिनेमा देखा। फिर राजा ने सोचा क्यों ना कुछ नाश्ता किया जाए। तभी उसने देखा कि उसके जूते बहुत गंदे हो गए हैं। उसने सोचा क्यों ना उन पर थोड़ी पॉलिश लगा दी जाए। यह सोचकर वह सामने की ओर बढ़ गया। वहीं एक पेड़ के नीचे बूढ़ा आदमी मोची का काम कर रहा था। राजा उसके पास गया और बोला, जूते पॉलिश करवाना है। हाँ हाँ हो जाएगा। बूढ़े मोची उसके जूते पॉलिश करने लगा। तभी इस बूढ़े आदमी का बेटा वहां आया। उसके हाथ में कुछ पुस्तक थी। वह कोचिंग से सीधे ही चला आ रहा था। आते ही उसने पुस्तक एक किनारे रख दी और अपने पापा से बोला, पापा अब तुम उठो, दिन भर काम करते करते तुम थक गए होगे, जरा आराम कर लो, सर के जूते मैं चमका देता हूँ। अपने बेटे का बात सुनकर बूढ़ा आदमी सीधे वहां से उठ गया और घर की ओर चल दिया। ये सब देखकर राजा सोच में पड़ गया। क्यों भाई, क्या तुम कहीं नौकरी करते हो? जी नहीं, मैं पढ़ता हूँ। लेकिन उसके बाद भी तुम ये नीच काम करते हो, क्यों? क्या तुम्हें शर्म नहीं आता? काम करने में शर्म कैसी? मेरे पापा यही काम करके मुझे पढ़ा लिखा रहे हैं। शाम को मैं उनकी मदद किया करता हूँ। बूढ़े हो गए हैं ना, थक जाते हैं। उनकी हर तरफ से मदद करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। दुनिया में कोई काम छोटा नहीं होता। जो काम करता है वही बड़ा आदमी कहलाता है। उस लड़की की ये बात सुनकर राजा जैसे आसमान से धरती पर आ गिरा। आज उसे अपने जीवन का सही सबक मिल गया था। उसने सोचा उसे काम तो नहीं करना पड़ता है, पर वह अपना कर्तव्य जो कि पढ़ाई करना जरूर पूरा करेगा। यह कहानी है सोनपुर गांव की, जहां आज एक नया मेडिकल कॉलेज खुला है। सारे लोग खुश हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज खुलने से उनके गांव का विकास सुनिश्चित है। उसी गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। रामू एक गरीब किसान था। उसने सोचा कि जब सभी विकास कर रहे हैं तो क्यों ना वो भी किसी जरिए से मेडिकल कॉलेज के आसपास कोई ठेला या कोई ढाबा खोलकर अपना विकास करे। तो रामू ने इसी सोच के साथ पास ही में एक बेकरी, उसने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी उस बेकरी में लगा दी। एक दिन उसकी बेकरी पर दो लड़के आए। उन्होंने रामू से बोला, अरे पिज़्ज़ा है? रामू ने बोला, नहीं भाई, पिज़्ज़ा तो नहीं है, मेरे पास पेस्ट्री, पेटीज इत्यादि हैं। अरे पेटीज पेस्ट्री कौन खाता है आजकल, पिज़्ज़ा है या नहीं? रामू डरे हुए शब्दों में बोला, नहीं भाई, मेरे पास पिज़्ज़ा नहीं है। अरे ये भी कोई दुकान है यार, बेकरी खोल के बैठ गए, पिज़्ज़ा है नहीं। यह कहकर वो दोनों युवक वहां से चले जाते हैं। रामू को काफ़ी अफसोस होता है कि उसने सारी जमा पूंजी अपनी इस बेकरी में लगा दी है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आ रहा। वो दुखी मन से अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे एक साधु घायल मिले। रामू अपनी साइकिल से उतरकर उनके पास गया और साधु को बिठाया। रामू ने साधु से बोला, महाराज आप घायल कैसे हो गए? साधु ने अपनी आप बीती बताई। उसने बताया, यहाँ से एक बैलगाड़ी जा रही थी, उसमें से जो बैल थे वो एकदम से अचानक भागने लगे। मैं सीधे रास्ते से आ रहा था, अचानक भागने से मैं समझ नहीं पाया और मेरे को चोट लग गई और मैं इधर गिर गया। रामू औषधि पत्तियों का इलाज जानता था।
वो साथ ही में एक छोटे पेड़ से कुछ औषधि पत्ती ले आया और साधु के घाव पर लगा दिया। इससे साधु को काफ़ी आराम मिला। जैसे ही वो होश में आया, रामू ने अपनी साइकिल से अपना टिफ़िन और एक पानी की बोतल निकाली। उसने साधु को वहाँ पर भोजन कराया। अब साधु की हालत ठीक लग रही थी, वो अपने पैरों पर चल पा रहा था। रामू ने कहा, महाराज क्या आप ठीक हैं? आप मुझे अपना स्थान बता दीजिए, मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। अरे भाग्यवान, बेकरी खोली और सारी जमा पूंजी उसमें लगा दी, लेकिन कोई धंधा तो नहीं चल रहा, ना ही कोई ग्राहक आ रहा है। अगर ग्राहक आ रहा है अपने घर पिज्जा मांग रहा है। अब पिज्जा मशीन कहाँ से लाऊं? उसने तो ये सारी बातें अपनी बीवी को बताई। लगता है ये भी धंधा चौपट ही निकला। यह सुनकर रामू की पत्नी बहुत दुखी हुई। उसने बोला, हिम्मत मत हारो, प्रयास करते रहो, तुम्हारा कारोबार जल्द ही चलेगा। बीवी की यह बात सुनकर रामू थोड़ा खुश हुआ। वो फिर से सुबह उठकर अपनी बेकरी की ओर चला गया। जैसे ही उसने दुकान खोली, वो चौंक गया। उसने पाया कि उसकी दुकान में एक पिज्जा मशीन रखी है। पिज्जा मशीन देखकर रामू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर उसको कल की बात ध्यान आई। उसने सोचा कि जिन साधु महाराज की मैंने सहायता की थी, क्या यह पिज्जा मशीन उनका ही चमत्कार है? उसने कुछ देर न करते हुए उसमें पिज्जा बनाने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में कॉलेज के 2-3 लड़के आए। उन्होंने रामू से बोला, अरे भाई पिज्जा है या आज भी नहीं है? रामू ने खुश होकर कहा, हाँ भाई पिज्जा है, बहुत सारा पिज्जा है, मैं अभी लाता हूँ। उसने पिज्जा मशीन में से निकालकर 3-4 पिज्जा उन लड़कों को दे दिए। लड़कों को वो पिज्जा बहुत ही स्वादिष्ट लगे और वो बहुत खुश हुए। उन्होंने बोला, अरे रामू भाई, ऐसा पिज्जा आज तक नहीं खाया, मज़ा आ गया। कहाँ से लाए ये मशीन? रामू बोला, अरे ये तो मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ। उनमें से एक लड़का बोला, क्या नहीं समझ पा रहे हो? रामू ने बोला, अरे कुछ नहीं, आप पिज्ज़ा खाओ। उसके बाद रामू की दुकान पर डेली वो लड़के आने लगे और वो 4-5 पिज्ज़ा रोज़ खा लेते। एक दिन रामू की दुकान पर बहुत सारे लड़के आए। उन्होंने बोला, अरे रामू भाई, गोपाल ने बताया बहुत अच्छा पिज़्ज़ा मिलता है, ज़रा हमें भी चखाओ। रामू ने एकदम पिज़्ज़ा निकाले गरम गरम और उनको सर्व कर दिए। वो बहुत खुश हुए। उस दिन के बाद रामू की दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती और रामू की अच्छी कमाई हो रही थी। रामू बहुत खुश हुआ और वो हंसी खुशी से अपने घर चला गया। उसने ये सारी बात अपनी बीवी को बताई और कहा, अब मुझे अपने व्यापार में बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। रामू की यह बात सुनकर पत्नी भी बहुत खुश हुई। उसने कहा, सब भगवान का आशीर्वाद है। फिर रामू अपनी चटाई बिछाकर सो गया। उसके सपने में साधु महाराज प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रामू तुम एक नेक इंसान हो। उस दिन तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने एक लीला रचाई थी जिसमें तुमने 100% अंक प्राप्त किए। मैंने खुश होकर तुम्हारी मनोकामना को पूरा किया और पिज़्ज़ा मशीन तुम्हारी दुकान पर दे दी। अब खूब मेहनत करो और कमाओ। रामू सुबह उठकर सारी बातें अपनी बीवी को बताने लगा कि एक बार मुझे साधु महाराज मिले थे और वो काफ़ी चोटिल थे। मैंने उनकी सहायता की। उसके अगले दिन मेरी दुकान में पिज़्ज़ा मशीन आ गई थी। अब रामू और रामू की बीवी के समझ में सब कुछ आ रहा था। उन्होंने भगवान का धन्यवाद कहा और अपने कारोबार में जुट गए। सो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, दोस्तों हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
क्या कर रहा है तू? अपने पिता की आवाज सुनकर सोहन डर जाता है और कहता है, सोहन पापा वो मैं। सोहन अपनी आंखें नीचे कर लेता है। सुरेश पूछता है कि तू चोरी कर रहा था? अपने पापा को चिल्लाता देख सोहन रोने लगता है। सुरेश कहता है, तेरी ऐसी कौन सी इच्छा है जो मैं पूरी नहीं कर पाया? ऐसे कौन से खर्चे हैं तेरे जिसकी वजह से अपने बाप के पैंट से पैसा निकालना पड़ा? मैं सुबह से शाम तक सिर्फ इसलिए मेहनत करता हूँ कि तुझे किसी अच्छे मकाम पर पहुँचा सकूं, और तू चोरी सीख रहा है। सुरेश की ऊंची आवाज सुनकर उसकी बीवी सोनिया वहां आ पहुंची और कहती है, क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? सुरेश कहता है, पूछ इस नालायक से, ये बताएगा। सोनिया पूछती है, क्या हुआ सोहन, और तू रो क्यों रहा है? सोहन कुछ नहीं कहता, बस सिर नीचे किए रोता है। रमेश कहता है, ये अपने बाप की जेब साफ कर रहा था। सोनिया कहती है, नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे आपको कुछ गलत फहमी हुई है। रमेश कहता, तो पूछ इससे क्या कर रहा था, और अगर पैसों की जरूरत थी तो मांग लेता। लड़का इतना बड़ा हो गया है कि मांगने में शर्म आती है। सोनिया, क्या कर रहा था बेटा? तो सोहन कुछ ना बोला। सुरेश कहता है कि देखा मुंह नहीं खुल रहा है, इसका रंगे हाथों पकड़ा गया है ना। तभी सोनिया कहती है, ऐसा क्यों किया बेटा, तुझे कुछ चाहिए क्या? सुरेश कहता है, और प्यार से पूछो, आरती उतारो इसकी। ये कहकर सुरेश वहां से चला जाता है और सोनिया सोहन से कहती है, बेटा क्यों चाहिए थे पैसे? सोहन ने कहा, मैं अभी नहीं बता सकता माँ। सोनिया ने कहा, अरे अपनी माँ से क्या छुपाना, मैं हूँ ना, मैं पैसे दे दूंगी तुझे। सोहन कहता है, नहीं माँ, इस काम के लिए मैं आपसे या पापा से पैसे नहीं लेना चाहता। सोनिया ने पूछा, ऐसा क्या काम है? सोहन ने कहा, मैं अभी नहीं बता सकता माँ। यह कहने के बाद सोहन वहां से चला जाता है। उसे रोकने के लिए उसकी माँ उसे आवाज लगाती है, पर सोहन नहीं रुकता। सोहन सोचता है, मेरे पास वक्त भी तो कम है, अगर आज शाम 5 बजे तक पैसे नहीं मिले तो सब बेकार हो जाएगा। कैसे भी करके आज शाम से पहले पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। सोहन अपनी सोच में खोया होता है। तभी उसका दोस्त हरीश उसे आवाज देकर बुलाता है। हरीश पूछता है, सोहन तू यहाँ क्या कर रहा? सोहन कहता है, भाई वैसे परेशान हूँ मैं। हरीश कहता है, अरे भाई के होते हुए परेशान क्या बात है, बता। क्या बताए, परेशानी दूर कर देगा। दूर तो नहीं कर पाऊंगा, पर दूर करने का रास्ता बता सकता हूँ। सोहन कहता, मुझे आज शाम से पहले 500 रुपए चाहिए और मुझे 500 रुपए कमाने हैं। अच्छा देख, एक तरीका तो है, पर तू कर नहीं पाएगा। सोहन बोलता है, बता बता, मैं कर लूंगा, मेहनत का काम है क्या भाई, जितनी भी मेहनत हो मैं कर लूंगा। हरीश कहता है, अच्छा मार्केट चल, बताता हूँ। सुरेश और सोनिया शाम को घर के कुछ सामान लेने जाते हैं और वे रास्ते में सोहन के ही बारे में बात करते हैं। सुरेश कहता है, क्या लगता है सोहन पैसे क्यों ले रहा था? सोनिया कहती है, पता नहीं जी। सुरेश कहता है, तुम तो उससे बात करने वाली थी ना? सोनिया कहती है, हाँ, पर उसने कुछ बताया ही नहीं। वो बोला कि कुछ काम करना है। सुरेश कहता है, तुमने कुछ पूछा नहीं क्या काम है? सोनिया कहती है, पूछा पर उसने बताया नहीं, वो बोला अभी बता नहीं सकता। सुरेश कहता है, ऐसा क्या है जो बता नहीं सकता? कहीं वो किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गया? सोनिया कहती है, नहीं जी, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, किसी गलत काम में तो नहीं होगा वो। सुरेश कहता है, हाँ भरोसा मुझे भी है, पर ये दुनिया मासूम नहीं रही। हम गरीबों को ऐसे कामों में घुसा देती है जहां हम जाना नहीं चाहते हैं। सोनिया कहती है, नहीं जी, आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सुरेश भावुक हो जाता है
और कहता है, सही कहती हो। मैं भी बिना जाने उसके ऊपर चिल्ला रहा था। वो चोरी कर रहा था क्योंकि मैं उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा था। सोनिया कहती है, ऐसा कुछ नहीं है जी, आप कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। वो दोनों आगे चलते हैं कि सुरेश अचानक रुक जाता है। उसे देख सोनिया भी रुक जाती है और पूछती है, अरे क्या हुआ, क्यों रुक गए? रमेश कहता है, वो देखो। सोनिया देखती है तो चौंक जाती है क्योंकि सोहन फैक्ट्री से भरे हुए बोरे ट्रक में चढ़ा रहा होता है। ये देखकर रमेश रोने लगता है और वह वहां से चले जाता है। रमेश भावुक होकर बोलता है, इससे अच्छा कि मैं उसे पैसे निकालने देता। सोनिया कहती है, जब वो घर आएगा तो उससे बात करेंगे ना? सुरेश पूछता है, क्या बात करेंगे? ये पूछेगी कि वह काम क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका बाप उसकी जरूरत पूरी नहीं कर पाता। सोनिया वो ये सब बातें कर रहे होते हैं, तभी सोहन वहां आ जाता है और जोर से कहता है, हैप्पी बर्थडे माँ और पापा। सोहन की आवाज सुनकर सुरेश और सोनिया चौंक जाते हैं। सोहन के हाथ में एक केक होता है और वह कहता है, सोहन कहता है, याद है मैंने आपसे पूछा था कि आपका जन्मदिन कब है, तो आपने कहा था कि हमारा जन्मदिन 1 सितंबर को आता है और आज 1 सितंबर है, और मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपका जन्मदिन मनाऊंगा। ये सुनकर सुरेश सोहन को गले से लगा लेता है। सुरेश प्यार से कहता है, तू हमारे लिए ये सब कर रहा था और मैं तुम्हारे ऊपर इतना चिल्लाया, मुझे माफ कर दे बेटा। सोहन कहता है, अरे पापा ऐसा कुछ मत कहिए, चलिए केक काटते हैं। और उसका पूरा परिवार मिलकर केक काटता है और खूब मस्ती करते हैं। सामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यह गांव शहर से दूर जंगल के बीच में था। ज्यादातर उस गांव में गरीब लोग रहते थे। सभी लोग रोजी मजदूरी करके अपनी जिंदगी चलाते थे और गांव के सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। जरूरत के समय सभी एक दूसरे का साथ देते थे। सभी अपनी जिंदगी से खुश थे। उसी गांव में भुवन नाम का एक लड़का रहता था। वह चरवाहा था। वह सुबह गांव के जानवरों को चराने के लिए जंगल में ले जाता था। भुवन बहुत अच्छा लड़का था। एक दिन भुवन जब जानवरों को चराने के लिए जंगल गया था, तभी तेज हवाएं चलने लगी। इन तेज हवाओं के कारण भुवन के ऊपर एक पेड़ की टहनी गिर गया। उसे बहुत जोरों से चोट लगी, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गया। हवा शांत होने के बाद आसमान से उड़ते हुए एक बहुत ही खूबसूरत परी आई, जिसका नाम ब्यूटी परी थी। वह अपने खूबसूरत पंख से उड़ते हुए जमीन पर आई। तभी उसने भुवन को बेहोश पड़ा हुआ देखा। ब्यूटी परी ने अपनी जादुई छड़ी से एक जादुई पौधा बनाई, फिर उस पौधे से भुवन को ठीक कर दिया। भुवन फिर से अच्छा हो गया। ठीक होने के बाद जैसे ही भुवन ने परी को देखा, वह हैरान रह गया और बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत ही खूबसूरत हो और आपके पंख भी बहुत ही खूबसूरत है। आप कौन है? तभी ब्यूटी परी ने कहा, मैं एक परी हूँ। अक्सर मैं धरती लोक पर घूमने आया करती हूँ। फिर भुवन ने कहा, आपने मुझे ठीक कैसे किया? तभी परी ने कहा, मैंने जादुई पौधे से तुम्हें ठीक किया। फिर भुवन ने कहा, क्या आप मुझे वो जादुई पौधा दे सकती हो? फिर ब्यूटी परी ने कहा, तुम इसका क्या करोगे? फिर भुवन ने कहा, मेरे गांव में कोई डॉक्टर नहीं है, मैं इस जादुई पौधे से गांव वालों का इलाज करूंगा। फिर ब्यूटी परी कहती है, यह पौधा मैं तुम्हें दे दूंगी, किंतु तुम लोगों का इलाज निस्वार्थ भाव और बिना किसी लालच के करोगे। यदि तुमने इस पौधे को अपना धन कमाने का जरिया बनाया तो मैं इसे तुमसे ले लूंगी। भुवन कहता है,
मैं कसम खाता हूँ काम के बदले किसी से एक भी पैसा नहीं लूंगा। फिर ब्यूटी परी भुवन के ऊपर विश्वास करके वह पौधा दे देती है। भुवन बहुत खुश हो जाता है। फिर उस दिन के बाद से यदि गांव में कोई बीमार पड़ता तो भुवन तुरंत उसे ठीक कर देता। एक दिन गांव में अजीब घटना घटी। एक महिला घर में खाना बना रही थी। तभी अचानक से उसके कपड़े में आग लग गई। वह बुरी तरह जल गई थी। फिर गांव के लोगों ने भुवन को बुलाया और भुवन ने जादुई पौधे से ठीक कर दिया। अब भुवन की चर्चाएं सब तरफ फैल रही थी। गांव से दूर एक शहर में राजा रहता था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत दिनों से बीमार थी। कई जगह इलाज कराने के बावजूद भी उसकी बेटी ठीक नहीं हो रही थी। फिर एक दिन राजा को भुवन के बारे में पता चला तो उसने अपनी बेटी को भुवन के पास ले गया। भुवन ने उसकी बेटी को जादुई पौधे से तुरंत ठीक कर दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, भुवन, ये मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपके उपचार के बदले क्या दूं? फिर भुवन ने कहा, नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता हूँ। लेकिन फिर भी राजा प्रसन्न होकर भुवन को बहुत सारे धन दे दिए। भुवन यह देखकर चकराया और मन में सोचा, इस इलाज से तो मैं बहुत सारे धन कमा लूंगा। अब मैं कल से जो भी इलाज के लिए आएगा उससे मैं धन लूंगा। अब वह गरीब नहीं रहना चाहता था। भुवन के मन में लालच आ गया था। अब गांव से जो कोई भी इलाज के लिए आता तो वह बिना धन के इलाज नहीं करता था। धीरे धीरे भुवन का स्वभाव बदलने लगा और बहुत अमीर हो गया। उसके अंदर पैसा का घमंड आ गया था। अब वह मरीजों को लूटना शुरू कर दिया था। उसका लालच बहुत बढ़ चुका था। एक दिन एक गरीब महिला अपने पति को लेकर इलाज के लिए आई और रोते हुए बोली, मेरे पति का इलाज कर दो। फिर भुवन ने कहा, मैं बिना धन के किसी का इलाज नहीं करता, जाओ तुम यहां से। महिला के रोने और गिड़गिड़ाने के बावजूद भी भुवन ने इलाज नहीं किया। उसी रात भुवन सोने के लिए लेटा। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसको डर था कि जादुई पौधे को वापस लेने के लिए ब्यूटी परी न आ जाए। फिर उसने उस पौधे को अपने बेड के नीचे छिपा दिया और सो गया। तभी ब्यूटी परी आती है और अपने जादुई छड़ी से अपने पास बुला लेती है। इसके बाद भुवन बोला, यह मुझे दो, यह मेरा है, मैं तुम्हें यह ले जाने नहीं दूंगा। फिर ब्यूटी परी ने कहा, अब तुम इसके लायक नहीं हो। तुम्हारे अंदर स्वार्थ और लालच बढ़ गया है। यह कहते ही परी वह पौधा अपने साथ ले जाती है और धीरे धीरे भुवन का धन खत्म हो जाता है। कुछ समय बाद भुवन फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी देखकर आपको यह शिक्षा मिला कि लालच करना अच्छी बात नहीं है। लालच बुरी बला है। हम इसी तरह के वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक बार एक बच्चा स्कूल से लौटकर अपनी माँ को टीचर का एक पत्र लाकर देता है। माँ पत्र पढ़ती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि आपका बेटा एक जीनियस है और स्कूल में इसको पढ़ाने के लिए कोई योग्य शिक्षक नहीं है। बेहतर होगा इसकी शिक्षा की व्यवस्था आप स्वयं करें। कई साल बाद अपनी माँ की मृत्यु के बाद बच्चा, जो अब एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक था, को वही पत्र उसकी माँ के बॉक्स में मिला।
इसमें लिखा था, आपका बच्चा एक नंबर का बुद्धू है। हमारी तमाम कोशिशों के बाद भी वह कुछ भी नहीं सीखता है, इसलिए हम इसे निलंबित कर रहे हैं। कृपया इसके पढ़ने की व्यवस्था स्वयं करें। वैज्ञानिक ने पत्र के नीचे लिखा कि जी हाँ, थॉमस एडिसन एक बुद्धू था जिसे उसकी मां के विश्वास और समर्थन ने इतना प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना दिया। दोस्तों, क्या हमारे पास वह एक व्यक्ति है जो हमारी क्षमताओं पर भरोसा करता है, या हम किसी के लिए ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं? जब हमारे पास कोई ऐसा होता है जो हम पर विश्वास करता है और हमें अपने जीवन में प्रेरित करता है, तो न केवल हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, बल्कि हम वहां पहुंचकर जबरदस्त प्रगति करते हैं। एक माँ का प्यार और उसके द्वारा दी गई प्रेरणा उसके बच्चे का भाग्य बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये मोरल स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो को प्लीज लाइक करें। ऐसी ही स्टोरीज और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। एक गांव में यशोदा नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत गरीब थी, लेकिन सुंदर थी। वो आम बेचकर उसकी कमाई से अपनी बूढ़ी माँ सावित्री का इलाज कर पाती थी और अपना घर का गुजारा करती थी। एक दिन वो रोज की तरह आम बेचने जाती है। आम ले लो आम ले लो आम, ताजे ताजे रसीले आम। यशोदा की आवाज सुनकर गांव की औरतें बातें करने लगती है। अरे देखो कविता बहन, कितनी सुंदर आम वाली है, बिल्कुल राजकुमारी जैसी लगती है। तू तो रहने दे सुशीला, इससे भी सुंदर मैं हूँ। मेरे पति मुझे बैजंती माला कहते हैं। कविता की बात सुनकर वहीं से गुजर रहा श्याम बोलता है, बिल्कुल सही कह रही हो कविता बहन, जैसे ही वो बूढ़ी बैजंती माला वैसे ही तुम। हा 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 हा। रुक, मैं तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ, रुक। श्याम वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर यशोदा हंसने लगती है और कविता को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तू क्या खीखी कर रही है? चल जा यहाँ से, फल बेचने वाली है, फल बेचने वाली ही रहे। ऐसा बोलकर कविता और सुशीला वहाँ से घर जाती है और यशोदा भी आम बेचने लगती है। तभी अचानक एक जीप जोर से यशोदा को टकरा देती है। यशोदा दूर जाकर गिरती है। उसके सारे आम बिखर जाते हैं। यशोदा को भी बहुत चोट लगती है। कोई तो मुझे बचाओ, मेरी मदद कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। लेकिन कोई भी यशोदा की मदद नहीं करता। थोड़ी ही देर में यशोदा की मौत हो जाती है। मरने के बाद यशोदा चुड़ैल बन जाती है। इन लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया है, बहुत बुरा बर्ताव किया है। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। इन गांव वालों ने मेरी मदद की होती तो शायद आज मैं जिंदा होती। मैं गांव वालों से अपना बदला लेकर ही रहूंगी। अगले दिन यशोदा एक लड़की के रूप में आम बेचने जाती है। विलास नाम का एक गांव वाला उसके पास जाता है। अरे वाह, इतने सारे आम कहाँ से आए हो और क्या नाम है आपका? मैं पास के गांव से ही आई हूँ और मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं हर रोज आया करूँगी आम बेचने। जल्दी ही मीनाक्षी के सारे आम बिक जाते हैं और मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है। खाओ खाओ, बहुत आम खाओ। गांव वाले भी आम खाते हैं। जिन जिन लोगों ने आम खाए उसके सिर में दर्द होने लगता है और अपने आप जंगल की ओर चलने लगते हैं। हाय रे, कितना दर्द हो रहा है मेरे सिर में, लगता है फटा जाएगा। तुम सचमुच सही कह रहे हो मेरे भाई, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ऐसा दर्द तो पहले कभी नहीं हुआ। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, हा, बस थोड़ी देर रुक जाओ, फिर जिंदगी भर ऐसा दर्द कभी नहीं होगा। हा। वो चुड़ैल क्या बोल रही है समझने से पहले ही गांव वाले आम बन जाते हैं। मेरे जादू से सब आम बन गए हैं। अभी इन्हें बेचकर मैं और पैसा कमाऊंगी। हा। फिर चुड़ैल सारे आम लेकर वहाँ से जाती है। अगले दिन मीनाक्षी के रूप में आम बेचने निकल पड़ती है।
रोज की तरह सारे आम बिक जाते हैं। हा 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 हा, खाओ खाओ, बहुत आम खाओ। मूर्खो, तुम सब एक दूसरे को ही खा रहे हो। हा 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 हा। जिन जिन लोगों ने आम लिए थे उन्हीं के सिर में दर्द होता है और वो जंगल की ओर चलने लगते हैं। चुड़ैल उन्हें भी आम बना देती है। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहता है। गांव में लोग कम होने की वजह से गांव वाले भी परेशान हो जाते हैं। एक दिन मीनाक्षी फल बेचने आती है, तभी वहाँ पे विलास आता है। उसके साथ उसके दोस्त भी होते हैं। अरे क्या हुआ विलास जी, बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात हो गई? मीनाक्षी की बात सुनकर विलास दुखी मन से कहता है, अब क्या बताऊं तुम्हें मीनाक्षी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे गांव के सारे लोग गायब हो रहे हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। विलास की बात सुनकर मीनाक्षी बोलती है, बात तो सचमुच दुख होने वाली है, लेकिन विलास जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपको अपने दोस्त मिल जाएंगे। एक काम करो, आज मेरी तरफ से मुफ्त में आम ले जाओ। विलास मना करने के बावजूद मीनाक्षी जबरदस्ती से उन्हें आम दे देती है। विलास और उसके दोस्त आम लेकर चल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने पर विलास का दोस्त दिलीप उसे बोलता है, विलास भाई, आज मैं तेरे घर पर ही रहूंगा, मेरा मन बड़ा उदास है। फिर दिलीप और बाकी के दोस्त विलास के घर पर जाते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है। दिलीप को बहुत जोरों की भूख लगी होती है। वो आम काट कर विलास और बाकी दोस्तों के लिए ले आता है। चलो दोस्तों, सभी मिलकर आम खा लेते हैं। दिलीप के कहने पर विलास को छोड़कर सभी लोग आम खा लेते हैं और सो जाते हैं। रात होते ही विलास को छोड़कर बाकी सब लोगों के सर में दर्द होता है। दिलीप विलास के पास जाता है और बोलता है, विलास भाई, सर में इतना जोर से दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है सर दर्द से फट जाएगा। बाकी दोस्त भी विलास को वही समस्या बताते हैं। उसके बाद सारे दोस्त जंगल की ओर चलने लगते हैं। काफी देर होने बाद विलास उन्हें ढूंढने के लिए जाता है। कहाँ मर गए सबके सब? एक तो पेट भर आम खा लिया और अब इन्हें ढूंढो। लेकिन काफी देर बाद भी इन्हें कोई नहीं दिखता। तभी विलास की नजर आम पर पड़ती है। अरे, इन घने जंगल में आम कैसे? यहाँ तो आसपास आम का पौधा भी नहीं है। विलास वहाँ खड़ा ये सोच रहा होता है, तभी उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है। पैरों की आवाज सुनकर विलास पास की झाड़ियों में छुप जाता है। वहाँ पर मीनाक्षी आती है। मीनाक्षी को देखकर विलास हैरान हो जाता है। अरे, ये तो मीनाक्षी है, पर वो क्या कर रही है इतनी रात में? मुझे देखना चाहिए, बेचारी मीनाक्षी किसी मुसीबत में ना हो। जैसे ही विलास मीनाक्षी की ओर बढ़ने लगता है, वो देखता है कि मीनाक्षी चुड़ैल के रूप में बदल गई है और जोर जोर से हंस रही है। हा 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 हा, मेरे जादू में तो सब के सब फंस गए, मजा आ जाएगा। हा 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 हा, कुछ ही दिनों में मैं गांव के सब लोगों को आम बना दूंगी। हा 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 हा। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ पड़े सारे आम को उठाकर चली जाती है। ये सब देखकर विलास घबरा जाता है और एक तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक कुछ देर ध्यान लगाने के बाद बोलता है, विलास, तुम सब गांव वाले बहुत बड़े संकट में हो। ये चुड़ैल तुम सब लोगों को आम बना देती है और उस आम को तुम्हारे ही लोगों को खिला देती है। मैं कुछ समझ नहीं पाया बाबा। बेटा, इसका मतलब तुम सब गांव वाले अपने ही गांव वालों को खा रहे हो। तांत्रिक की बात सुनकर विलास डर जाता है और बोलता है, लेकिन बाबा, ये हम सबको मार क्यों रही है? इस चुड़ैल की मौत रोड एक्सीडेंट में हो गई थी और वो लोगों से मदद मांग रही थी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। बस वो इस बात का बदला ले रही है। कुछ करो बाबा, नहीं तो ये चुड़ैल सब गांव वालों को मार डालेगी। हमें बचा लो। विलास की बात सुनकर तांत्रिक बाबा विलास को भस्म देते हैं और बोलते हैं, ये भस्म उस चुड़ैल के ऊपर फेंक दो और बोल दो कि हमें माफ कर दो। अगले दिन सुबह चुड़ैल मीनाक्षी के रूप में आती है।
विलास को देखकर हैरानी के साथ बोलती है, अरे अरे विलास, तुम यहाँ कैसे? लेकिन विलास कुछ नहीं बोलता और मीनाक्षी के ऊपर भस्म गिरा देता है। जैसे ही भस्म मीनाक्षी के ऊपर गिरता है वो चुड़ैल के रूप में आ जाती है। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, मैं अपने मौत का बदला जरूर लूंगी। हम लोगों ने तुम्हारी मदद नहीं की है, लेकिन गलती ही जरूर की है। इसके लिए माफी जरूर मांगता हूँ। जैसे ही विलास माफी मांगता है चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और गांव वाले चुड़ैल के जादू से आजाद हो जाते हैं।